बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ज़ीरो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो आवान, और अब तो नाम याद हो गया होगा। जी बिल्कुल, नाम याद हो गया बड़े अच्छे से। शहरबानो, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बेहतरीन। वैसे आप बताएं मुझे, आज मुझे आप ना थोड़ी ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रही हैं, तो आज कोई ख़ास सुबह सवेरे आपने कुछ ऐसा किया है कि जिसके बाद आप इतनी फ्रेश नज़र आ रही हाँ, हैं? वाकई आज मैं बहुत फ्रेश हूँ क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि ये लोग जो हमें देख रहे हैं ये सब बहुत खुश होंगे और हमें बड़े अच्छे से बैठकर देख रहे होंगे, साथ हाथ में शहरबानो, चाय वैसे का कप आपके पकड़ा होगा। भी ये रूटीन है जैसे वो कुछ लोग होते हैं जिन्हें सुबह सुबह उठते ही चाय पीनी होती है? हाँ तो बिल्कुल। आप भी चाय पीने वाली इस मखलूक से हैं? मैं भी उसी मखलूक में पाई जाती हूँ और मैं भी चाय के बगैर जो है वो नहीं उठती। अच्छा। चाय के बगैर सुकून नहीं मिलता। चूंकि हम मॉर्निंग शो कर रहे हैं तो यहाँ पे अच्छी बात यह है अजीम के चाय मिल जाती है। तो चलें आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आगाज करते हैं शेख सादी की खूबसूरत बात से। अगरचे इंसान को मुकद्दर से ज्यादा रिस्क नहीं मिलता, लेकिन रिस्क की तलाश में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। अजीम, बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात की जी शेख सादी साहब की जानिब से। ये जो पैगाम जारी किया गया, बड़ा बेहतरीन उन्होंने ये पैगाम दिया है और बात गहरी बिल्कुल बात। दुरुस्त है कि नसीब नो डाउट एक हकीकत है और नसीब होता है, लेकिन जो मेहनत है वो फ़र्ज़ है। और हो सकता है कि आपके नसीब में ये लिखा हो कि अगर आप फ़लाँ चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, फ़लाँ चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेहनत करेंगे तो वो चीज़ आपको आप आगे मिलेगी। बढ़ें। और उसके साथ साथ ये भी हम सुनते हैं कि आपके नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले आपको कुछ नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। तो इस बात पे भी मैं ये समझती हूँ कि इसके साथ रिलेट किया जा सकता है कि ठीक है, वक्त से पहले नहीं मिलता, बिल्कुल। नसीब से ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन मेहनत लेकिन फर्ज होता सुस्ती है। मत करें। क्योंकि- आपने बेड पे तो लेट के अब हाँ। ये सोचना है कि अब मुझे यहाँ पे सारा कुछ मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको हिलना पड़ेगा, आपको आगे मार्केट में आना पड़ेगा। शहरबानो पंजाबी में कहते हैं हीला करोगे तो वसीला होगा। तो बात यही है कि जी आपको हिलना पड़ता है और आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो फ़र्ज़ है और मेहनत पहला कदम है, और फिर सही रास्ते का तयन करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन मैं आपको एक और खूबसूरत बात बताऊँ, अहले इस्लाम का ये बिलीव भी है, हमारा ये तकवा होना भी चाहिए, इतना तवक्कल होना भी चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात पे कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि मायूसी होती है इंसान को कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलती, लेकिन आप बिल्कुल मायूस ना हो। मैंने तो चीज़ शहरबानो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि खुदा ताला की ज़ात आपको किसी और जगह से आपकी उस मेहनत का सिला दे देती है। यानी ये बात आपने मुझे आपकी बहुत पसंद है अजीम, कि आप मेहनत करें, आप कोशिश करें। अल्लाह आपको अगर उस चीज में नहीं दे रहा तो हो सकता है कि वो आपके लिए बेहतर ना हो सकता है कि अल्लाह ने उससे बेहतर चीज रखी हो। और मैं अक्सर अपने दोस्तों को भी बात कोट करती हूँ कि अगर कभी वो किसी बात से डिप्रेस हो, मैं किसी बात से डिप्रेस हूँ, तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखो अल्लाह ने इससे बड़ा पैकेज रखा होगा। खैर, अब शेख सादी की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बयान करते हैं। बताएं जरा हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा। शेख सादी शायर, अदीब, फलसफी और सूफी बुजुर्ग थे और 1210 को ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए थे। बगदाद के मशहूर मदरसा निज़ामिया से साइंस, इस्लामी कानून, तारीख, अरबी, अदब और इस्लामी अलहियात की तालीम उन्होंने हासिल की। उन्हें अरबी और फ़ारसी दोनों ज़बानों पर अबूर हासिल था। उन्हें सियाहत का बेइंतहा शौक था और इसी की वजह से वो हुसूल इल्म के लिए सियाहत की वजह से कभी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। बहुत ट्रैवल किया उन्होंने, इराक, फ़लस्तीन, तराबलस और तुर्किस्तान समेत कई ममालिक का उन्होंने सफ़र किया। और फिर इस तवील सफ़र सियाहत में उन्होंने 14 हज किए माशाल्लाह से। 30 साल सियाहती सफ़र के बाद जब वो शिराज वापस लौटे तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने उम्र भर के जो तजुर्बात हैं और जो मुशाहिदात हैं उनको गुलिस्तां और बोस्तां की शक्ल में दुनिया के सामने पेश किया। इनकी ये दोनों किताबें शोहराफाक हैसियत की हामिल हैं। उन्होंने अपनी तहरीरों से हमेशा इस्लाही काम लिया और शाह ने वक्त को नसीहत फरमाई। उनका इंतकाल 1291 में शिराज में हुआ। तो जी शेख सादी से मुतल्लिक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे उनकी लाइफ से मुतल्लिक जो इन डिटेल तफसील है वो हमने अपने नाजरीन तक पहुंचाई है। तो फिर अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात हमेशा की तरह कर लेते हैं टॉप स्टोरीज की। तो मुल्की सियासी हालात इस वक्त क्या रुख अख्तियार कर रहे हैं? खासे गर्म है जी बिल्कुल। ठंडे भी कह सकते हैं। कहीं पर ठंड है और कहीं पर गर्मी है, तो मिला जुला रद्द-ए-अमल है जी। इसके अलावा महंगाई हमेशा की तरह थमने का नाम नहीं ले रही और मईशत की गाड़ी किस रफ्तार से चल रही है। फिर खेल के मैदानों से भी बड़ी दिलचस्प खबरें आ रही हैं और आलमी हालात क्या मंजरकशी कर रहे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। दुनियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी का अज़्म, शाहीनों की भारतीय सरजमीन पर लैंडिंग। पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। क्रिकेट का आलमी मेला 5 अक्टूबर को सजेगा।
इंतखाबात से कबल हल्का बंदियों में अखाड़ पिछाड़, इब्तदाई फहरिस्त शाया। केपी में जम अजला की कौमी नशिस्तें 10 से कम करके 4 कर दी गईं, कराची की सीटें बढ़ गईं। बाहमी ताउन मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों को हम आहंग करने पर जोर। रियासती इदारे अवाम के जानोमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। आशूबे चशम की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई, पंजाब में 74,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। बच्चों को वबा से महफूज रखने के लिए पंजाब के स्कूल्स आज से 4 दिन के लिए बंद कर दिए गए। मिशन इस्तकबाल होगा फकीदुल मिसाल, नवाज शरीफ की वापसी पर कानूनी पेचीदगियां दूर करने का टास्क शहबाज शरीफ को सौंप दिया गया। नून लीग एहतसाब के बयानिए से भी पीछे हटने लगी। बेकारियों का धंधा चौक चौराहों से समंदर पार जा पहुंचा, बैरून मुल्क पकड़े जाने वाले 90% बेकारी पाकिस्तानी निकले। वजारत ओवरसीज के चशमकुशान कशाफात सामने आ गए। मशरिक़ वुस्ता की सियासत में बड़ी तब्दीली, सऊदी अरब ने 25 साल बाद फ़लस्तीन में सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। सऊदीया का बैतुल मक़दस को फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत तस्लीम करने का मुतालबा। एशियन गेम्स में पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर छा गए, कौमी प्लेयर्स नूर जमान और नासिर इकबाल ने भारतीय सुरमाओं को चित करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। टॉप स्टोरीज आपने जानी है। मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुज़श्ता रोज इब्तदाई हल्के जो हैं वो उनकी हल्का बंदियां और फहरिस्तें जारी कर दी गई हैं। कौमी और सूबाई जो असम्बलियां हैं उनकी मजमूई नशिस्तें बरकरार की गई हैं, मगर केपी में जम इजला की कौमी नशिस्तें कम करके 4 कर दी गई हैं, जिससे कौमी असम्बली की मजमूई जनरल नशिस्तें 272 से कम होकर 266 हो गई हैं। अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि इसका अभी कोई असर नहीं पड़ेगा नशिस्तों पर, क्योंकि आइनी तरमीम दरकार है। हल्का बंदियों के तहत जो भी चेंजिंग्स हुई हैं वो हो नहीं पाएंगी उस तरह से नाफिजुल अमल, क्योंकि इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है अब वो मौजूद नहीं है। लिहाजा जो एक जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन पर वो पूरी हो गई है और 27 अक्टूबर तक जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। जो भी इस पर एतराज़ात हैं हल्का बंदियों से मुतल्लिक जो रिजल्ट सामने आएंगे उस पर। और दूसरी जानिब शहरबानों सियासी जमातों की अगर हम बात करें तो नून लीग में भी अब मफाहमती और दूसरी जानिब जो दूसरा एक मज़ाहमती बयानिया है उसकी आपस में जंग जारी है। और मौसम की अगर बात करें तो वो इलेक्शन का आया हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई इलेक्शन होते हैं जैन कैंड में। बिल्कुल, ये बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार रसूल बख्श रई साहब मौजूद हैं। रसूल साहब सलाम अलैकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हैं? वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात कराने का ऐलान तो कर दिया है, क्या लगता है आपको होंगे इलेक्शन? ये कहना बड़ा मुश्किल है होंगे या नहीं होंगे, कि ये तो कह दिया कि जनवरी के आखिर में। अगर इतना पूरे इत्मीनान है तो फिर तारीख देने में क्या थी? अगर तारीख दे देते तो बात पक्की तो वो यकीन नहीं लगता। हम सिर्फ यकीन ही कर सकते हैं इस वक्त उन्होंने फरमाया उसके ऊपर अमल भी। माजी में हमने देखा है कि इलेक्शन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्दी की टोकरी और जो आईनी तकाजे हैं उन्होंने वो देखते हैं कि करेंगे या नहीं करेंगे, हम नहीं कह सकते। रसूल बख्श रई साहब, लेकिन अभी कोशिश थोड़ी संजीदा नजर आ रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्योंकि सियासी जमातों की जानिब से भी इसी बात पर जोर दिया जा रहा था कि 14 दिसंबर तक का ये वक्त था जिसमें डीलिमिटेशन का जो मरहला है वो मुकम्मल होना था। अब उसको स्पीडी करके इलेक्शन कमीशन ने 30 नवंबर तक वाइंड अप करने की कोशिश की है। तो इस संजीदा जो सूरत हाल है उससे लग रहा है कि इंतखाबात होंगे। देखिए, आप कहते हैं कि बिल्कुल होंगे, मैं ये कहता हूँ कि हमें कर लेना चाहिए कि होंगे, लेकिन तारीख देने में आज क्या है जी। हम इत्मीनान उस वक्त करेंगे जिस तारीख, जब तक तारीख नहीं मिलती होती रहेगी। रसूल बख्श रई साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जब तक तारीख कोई वाज़ेह नहीं होती तब तक सूरत हाल जो है वो गुमगू की ही रहेगी। तो अगर हम सियासी जमातों का जिक्र करते हैं, बिलखसूस इस वक्त इंतखाबात का एक माहौल तो चलें बन रहा है, तो बयानिए का फुकदान नज़र आता है जमातों में। आपको क्या लगता है कि किसी जमात के पास इस वक्त कोई ठोस बयानिया मौजूद है? देखिए, ये जो बयानियों की हम बात करते हैं ये कोई ये चीज़ें गैर ताल्लुक हैं, गैर अहम हैं। जो अहम बात है वो ये है कि हम आगे आवाम को बताएं
उन्होंने जब उनको एक मिला 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया, अवाम के लिए किया, मईशत के लिए किया, बिजली क्यों महंगी हुई, आगे लोग जो उन्होंने जो फायदे किए वो क्या होता है। और फिर ये बताया जाता है कि के साथ हमारे आइंदा की मंशूर क्या है, मंशूर क्या है, हम क्या चाहते हैं कि ये मज़ाक़ाती बयानियाँ और बयानियाँ ये बयानियाँ हो सके, उनकी कोई नहीं। जी रसूल बख्श साहब, साबिक वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि नून लीग पंजाब में 65% वोट लेगी और 100 से ज्यादा नशिस्तें हासिल करेगी। मानो ये राना सनाउल्लाह की जानिब से जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने एक और बड़ा कमाल मशवरा दिया है कि शायद खगान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो नून लीग की जमात को ना छोड़ें फिलहाल। तो देखें अब उनका इस हवाले से क्या हम देख रहे हैं कि जो राना सनाउल्लाह उनकी जानिब से बड़े मशवरे सामने आ रहे हैं और बड़े लोगों को बड़े बड़े मशवरे दे रहे हैं और दावे भी कर रहे हैं, सिर्फ मशवरों तक नहीं है। बयानिए की बात कर रहे थे आप, शहरबानो नून लीग के हवाले से ही जब हम बात कर रहे हैं तो एक दिलचस्प सूरत हाल अब ये है कि शहबाज शरीफ वापस आ चुके हैं और अब देखना ये है कि अब किस तरह से ये तैयारियां की जाएंगी और क्या बयानिया अपनाया जाएगा, क्योंकि हालिया दिनों में हमने देखा है 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आएंगे, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा और नवाज शरीफ की जानिब से भी कहा गया है कि आप लोग मेरे इस्तकबाल की तैयारियां क्यों कर रहे हैं, 10 लाख बंदों को जमा करने का टारगेट दिया गया है कि 10 लाख बंदा जो है वो जमा किया जाएगा। अब देखें इस हवाले से कितनी कामयाबी मिलती है नून लीग को। लेकिन जो बयानिए की जंग है और हम रसूल बख्श रईस साहब से भी यही बात जानने की कोशिश कर रहे थे मुकम्मल तौर पर, और ऑब्वियसली जब वो हमारे साथ अभी दोबारा आते हैं तो हम लोग इन डिटेल उनसे इस पर भी तज्जिया लेते हैं कि जो मफाहमती और मज़ाहमती जो एक टसल चल रही है नून लीग में, और मेरे ख्याल से अभी रसूल बख्श रईस साहब आ चुके हैं, उनसे शायद बानो पूछें जरा। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, दोबारा मैं वही सवाल करूंगी। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि नून लीग पंजाब में 65% वोट लेगी और 100 से ज्यादा नशिस्तें जीतेगी। आपके ख्याल में नून लीग ने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी बुनियाद पर यह दावा किया जा रहा है? देखें, ऐसी बात करने से पहले क्या कोई उनके पास सबूत क्या है? बगैर ये होता है कि जब कोई खुद मुख्तार इदारे वो कोई पब्लिक ओपिनियन रिसर्च करते हैं और उसके बाद आदाद शुमार इकट्ठे करके बताते हैं कि इस वक्त किसी की मकबूलियत क्या जा रही है पार्टियों के लिहाज से, उम्मीदवारों के लिहाज से। ऐसा तो कोई प्रोसेस पाकिस्तान में नहीं हुआ। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उससे हमें खदशात हमारे बढ़ रहे हैं कि कहीं पे किसी ड्राइंग रूम में बैठ के कोई लेन देन तो नहीं हुई कि आपको इतना मिलेंगे उसको इतना मिलेंगे। तो इस किस्म के जो बयानात हैं कि जहां वो एक अपनी सियासी जमात ठीक है सर, दावे तो पहले भी किए गए थे और दावे तो आवाम के साथ भी किए जाते हैं, लेकिन वो दावों तक ही रहते हैं, वादे भी किए जाते हैं, लेकिन जो असल सूरत हाल है शहरबानो वो तो वाज़ेह होती है जब ऑन द डे ऑफ इलेक्शन जब इंतखाबात होते हैं और उसके नतायज जब सामने आते हैं। ये वैसे मैं आपको बता दूं कि दुनिया में इस तरह से कोई बात नहीं करता कि हमारे 65% आएंगे, इतना आएंगे। ये बातें सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं, डगोसला ही होती हैं। तो उनको डगोसला ही समझे, इतना अहमियत क्यों दे रहे हैं आप उसको? रसूल बख्श रईस साहब, नून लीग का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि दो बयानिए अब पार्टी में मौजूद हैं, मफाहमती और मज़ाहमती, तो कौन सा जो बयानिया है वो आपको टेक ओवर करता नजर आता है नून लीग को? देखिए, मज़ाहमती जो है ना, वो किसके खिलाफ मज़ाहमत? वो अमेरिका के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं, यहाँ पे किसी का कब्जा हो गया उसके खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं। तो वो जो हमारी पाकिस्तान फौज है उसके खिलाफ करना चाहते हैं, कुछ जर्नलों के खिलाफ करना चाहते हैं। कोई मज़ाहमती बयानिया नहीं होता। मज़ाहमत होती है एक पावर है, एक ताकत है। असल में जो मज़ाहमती बयानिया बना है वो तो उनके खिलाफ बना है, जो इमरान खान ने बनाया था, जो चला भी सही और अवाम में मकबूल भी हुआ, अभी तक जा रहा है। आके ये तो इनको चाहिए कि कोई ऐसा बयानिया बनाए कि जिससे अपनी सफाइयाँ पेश कर सकें, और उसके लिए उनके पास कोई बयानिया नहीं है। तो वो जायदादों का क्या बताएंगे, वो जो करप्शन की हुई है उसका क्या करेंगे, जो मंसूबे गलत किस्म के लगाए हैं और गलत किस्म के बिजली के जो इन्होंने मंसूबे और मुआहदे किए हैं उनके बारे में पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग क्या बताएगी अवाम को? ये बात आप लोगों को कौन से करनी चाहिए जब ये बात करते हैं कि 65%, 70%, 80%, कि जी आपने क्या किया 16 महीने में, आपने क्या किया है?
कि कहाँ पे आपने मैशत को पहुंचाया है। बातें ये करने की है। असल में ये आपको और मीडिया को ये इस्तेमाल करते हैं और इनको मैं नहीं समझता कि भी ये कौम और मुल्क के मफाद में है कि ये जो है एक ट्रैफिक जो है ना ये चल रही है सियासत की, कि हर चीज इनको आप दे रहे हैं, माइक इनके हाथ में है, बयानी इनके चल रहे हैं। तो अवाम की बात सुन लें कि अवाम की तरफ से जो सवाल उठ रहे हैं रसूल बख्श रईस साहब, मीडिया का सर मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा है सर सारे वाकयात को, जो सिचुएशन जैसे जैसे डेवलप हो रही है। हमारा काम तो इशू जो है उसको अवाम के सामने रखना है, अल्टीमेट डिसीजन तो अवाम करेंगे। तो जो अब स्टेक होल्डर्स तो है ना सर पावर कॉरिडोर्स में, ये तमाम पर्सनैलिटीज, तो फिर जिसका जो बयान सामने आता है और जो जिस तरह से सियासत करना चाह रहा है और जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, मीडिया तो एक मीडिएटर का काम अदा कर रहा है अवाम और सियासतदानों के माबैन। तो सर ये कहिएगा कि हम ये भी देख रहे हैं कि नून लीग के अंदर से ही एक अलग जमात भी बन सकती है, इस हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई और जमात सामने आएगी, और अगर आती है तो उससे नून लीग को नुकसान होगा? ठीक है, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम लीग नून में ये जो नून है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है नवाज शरीफ के। इसके बगैर जो एक है ये काफी मजबूत है और इनसे निकल के कोई सियासी जमात भी नहीं बना सकता। वो 5-10 सिलेक्टेबल को इकट्ठा कर सकता है, 10 को 15 को कर सकता है। रसूल बख्श साहब, 2 बयानिए नून लीग की जानिब से भी सामने आए हैं। तो पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो वहां पर भी 2 बयानिए दिए जा रहे हैं, यानी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अलग बात कर रहे हैं और उनके वालिद मोहतरम जो है जरदारी साहब वो अलग बात कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि पंजाब में हम डेरे डालने लगे हैं और अब हम पंजाब में जो है वो एक अच्छी नशिस्त हासिल करेंगे। तो क्या लगता है आपको, बड़ा शेयर मिलेगा उनको? वो डेरे उनके पंजाब में हमेशा रहे हैं, ये करने की बातें हैं। और दूसरी बात ये है कि आप खुद सोचें कि बिलावल जरदारी भुट्टो साहब अपने वालिद से मोहतरम से अलहदा होके सियासत एक दिन भी नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल में कि तस्वीर एक ही है, उसके 2 रुख आप देख रहे हैं, लेकिन उसमें कोई तजाद नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं, कोई बात ही नहीं है। ये यानी आप समझते हैं कि ये सियासी बयान दिए जा रहे हैं? जी वो जो है ना बाज़ औक़ात नागुज़ीर हो जाता है किसी सियासी जमात को अपनी साख बचाने के लिए कि ये भी कह दें ये भी कह दें, लेकिन उसमें इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे 2 जमातें 2 बयानियाँ बन रही। ये कैसे हो सकता है कि जरदारी साहब की अलहदा जमात और बिलावल साहब की अलहदा जमात, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आपका रसूल बख्श रईस साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और मजमूई तौर पर सियासी सूरत हाल है मुल्क में उससे मुतालिक अपना तफसीली तज्जिया पेश किया। और शहर बानो मेरे ख्याल से एक अहम खबर, हाँ ब्रेक लेनी है अभी वक्त है ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और सुनो पाकिस्तान में वैसे अमूमी तौर पर हम जब भी मुख्तलिफ सेगमेंट्स में मुख्तलिफ मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लेकर आते हैं, तो हमेशा से हम ये कोशिश करते हैं कि उन टॉपिक्स को शामिल किया जाए जो अवामी मुफाद के लिए हो, जिसमें बेनिफिट हो। और आज हम बात करने जा रहे हैं सेहत के हवाले से। तो शहर बानो, सेहत बहुत ज़रूरी है। जब ख़राब सेहत होती है, जो सबसे बड़ी उसकी कॉज है वो मेरे ख्याल से आपका बढ़ा हुआ वजन है। सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में ये है कि मोटापा जो है वो बीमारियों की जड़ है। और मैं समझती हूँ अजीम, मोटापा खुद एक बीमारी है मेरी नज़र में, तो क्योंकि आप अजीब सी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, फिटनेस का ख्याल नहीं रखते आप, और आपका जब एक हद से ज़्यादा वजन बढ़ जाता है तो ना आप उठने से कासिर हैं, बैठने से कासिर हैं। जिम हमें ज्वाइन करनी चाहिए। और मेरी बात सुने अजीम, आप जिम जाते हैं? सुनाए मुझे बात जिम जाते हैं? मैं प्रेफर करता हूँ जी कि आप जॉगिंग करें, रनिंग करें या वॉक वगैरह करें। वैसे जिम भी करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, इट्स वेरी गुड। आपको अपना जो खास वजन है, खास जो वेट है उसको मेंटेन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होना चाहिए मोटा, क्योंकि मोटापा बड़ी खतरनाक बीमारियों को जन्म देता है। डायबिटीज और आपका ब्लड प्रेशर, ये सब आपका बेली फैट की वजह से होता है। और हर शख्स का ख्वाब होता है कि वो अच्छा खाए, अच्छा दिखे, कपड़े जो उसको पसंद आए वो पहने, लोग उसको प्रेज करें, लोग उसको तारीफ करें। मोटापा जो है ना, सबसे पहले मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं रही बात पूरी कर लूं। मोटापा जो है ना अजीम, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो लो करता है। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हम लोग अपनी मर्जी के खाने खाएं और मोटे भी ना हो। तो ये तो ऐसा है ना, हो सकता है। हाँ बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं, ऐसे डॉक्टर हैं, इन्होंने दावा किया है
कि मैं आपको ऐसी डाइट बताऊंगा कि आप खाना भी खाएंगे अपनी पसंद का और आप वेट भी जो है वो लूज़ कर सकेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ मुश्ताक, बरतानिया से हैं। वो गुज़श्ता 13 साल से बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विसेज में बतौर एमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। वाह वाह। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने तजुर्बे और तहकीक की बुनियाद पर वज़न कम करने के हवाले से किताब भी लिखी है। तो उन्हीं से बात करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर हैविंग मी। आसिफ साहब, गुड मॉर्निंग तो मैं आपको नहीं कहूँगी क्योंकि वक्त का डिफरेंस है वहाँ का और यहाँ का। तो सवाल मेरा ये है कि वेट लॉस से लोग बड़े परेशान हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात की है और कि खाना भी खाएं अपनी पसंद का, लेकिन आप वेट भी लॉस करवा देंगे। और आपने किताब भी लिखी है 1 पैक टू 6 पैक के नाम से। क्या कहानी है इस किताब में और अपने बारे में ज़रा ब्रीफली बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू। पहले दो बातें मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले इससे पहले मैं भूल जाऊँ, पहली बात तो ये कि ये मैंने किताब लिखी है वजन कम करने के लिए। इसका नाम 1 पैक टू 6 पैक है। लेकिन दो बातें मेरी पहली ज़रूरी है, मैं इससे पहले कि भूल जाऊँ। आपके जो मैनेजमेंट में हारून रशीद साहब हैं और उनको मेरी तरफ से इस्लाम और मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। I can send him the book if you share me the link. Thank you. और दूसरी बात ये कि हबीब अकरम साहब भी, sorry, it's early morning here, so please forgive me. Secondly, ये मैंने किताब अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे लिखी है और मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत है वज़न कम करने की, तो मैंने रिसर्च और एक्सपीरियंस की बेस पे किताब लिखी है। इसमें बेसिकली तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि गाइड, आपको इम्पोर्टेंट गाइड जो है वो चाहिए वज़न कम करने के लिए कि वज़न कैसे कम करते हैं। आपको अपना वेट, हाइट, BMI के हिसाब से और अपनी वेस्ट और बॉडी कंपोजिशन के हिसाब से वेट कम करना होता है। यूजुअली क्या होता है कि लोग वज़न कम करते हैं तो they become thin fat from fat, क्योंकि वो अपना वजन कम करते हैं, फैट कम नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर वो मसल लूज करते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने वेट लूज, फैट लूज करना है, मसल लूज नहीं करना। तो मैंने सब लिखा है किताब में। People if they buy the book they will find out how to lose weight. तो इसमें बड़ा स्टेप वाइज अप्रोच है कि आपने कैसे वजन कम करना है। तो हमें आपकी किताब नहीं मिलेगी? आसिफ मुश्ताक साहब, अब आप सुन पा रहे हैं सर? जी जी, आपको बात आ रही है? आसिफ साहब, हमें आपकी किताब मिलेगी या नहीं? बिल्कुल मिलेगी जनाब, मिलेगी। मैंने तो पहले बोला कि हारून रशीद साहब को और हबीब अकरम साहब को मेरी तरफ से फ्री बुक है। जी जी, आपके लिए भी मैं आसिफ साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि जो मोटापा है इसकी बुनियादी वजह क्या होती है? पहले तो हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को ये क्लियर बताया जाए कि ये आपकी जो गैर मयारी खुराक है या बहुत ज़्यादा मीठा खाने से जो है वो आपको मोटापा होता है, या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती उम्र के साथ भी आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं? तो सर बुनियादी वजह क्या है आपका वेट गेन करने की? देखिए, वजन तो ज़्यादा खाने से बढ़ता है ना, और आपकी कैलोरीज आप ज़्यादा लेते हैं और बर्न कम करते हैं तो वजन बढ़ता है। तो बेसिकली तो यही है कि आपने अगर वजन कम करना है तो आपने एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है और खाना वो खाना है जो आपको हेल्दी खाना है। जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि मैंने ये दावा किया है कि जी आप खाना वो खाएं जो आपको पसंद है, भी वजन लूज करें। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। होता ये है कि मोस्टली डाइट्स में लोग, जैसे कीटो डाइट है या बाकी डाइट्स हैं, उसमें लोग आपको कहते हैं कि आपने ये चीज़ें नहीं खानी, ये नहीं खानी। तो आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो अगर किसी एक चीज़ को पसंद करते हैं और अगर आप उसको आप बंद कर दें तो आप सस्टेनेबल नहीं होता वो, यानी 6 महीने तक, 8 महीने तक आप उसको बंद कर देंगे, देन योर बॉडी विल गो टेक यू बैक टू दैट प्लेस कि जी अगर आपको ब्रेड पसंद है या राइस पसंद है और आप 6 महीने नहीं खाएंगे, ठीक है, बट योर टेस्ट बड्स विल टेक यू बैक। तो मैंने जो एक्सप्लेन किया डाइट में, उसमें बेसिकली आपने कैलोरी डेफिसिट में जाना है। आई कॉल इट कि जो आप ब्रेकफास्ट हैं वो, अगर मैं सिंपल इसको बताऊं आपके ऑडियंस के लिए, तो वो ये है कि आप अर्ली डिनर लें, लेट्स से 8 o'clock, और आप लेट ब्रेकफास्ट करें, लेट्स से 11 o'clock और मिड डे,
तो उसमें आपको बॉडी को एनफ टाइम मिलता है कि वो आपकी रिजर्व यूज करे, फैट को यूज करे ओके और वॉक करे एम्प्टी स्टमक। एक्सरसाइज में बेसिकली वॉक बेहतर है। आप जिक्र कर रहे थे कि जॉगिंग आपको पसंद है, जी जॉगिंग इज फाइन, बट जो हिट एक्सरसाइज है जैसे रनिंग है, वो आपकी कैलोरीज बर्न की कैपेसिटी को कम कर देती है। तो आपने वेट के लॉस में तो बेसिकली वो एक्सरसाइज करनी है जिससे आपको कैलोरी ज्यादा बर्न हो। अच्छा आसिफ साहब, तो आपने किताब में एक walking is और better थ्योरी का when you जिक्र want किया है, एक्स पॉइंट थ्योरी के नाम से आपने मुतारिफ करवाई है ये थ्योरी। तो वजन कम करने में कैसे मौसर है, ये कैसे मदद करेगी, इसके बारे में बताइएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। ये बेसिकली हम लोगों को ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम लोग ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते और हम बड़े इम्पेशेंट होते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स। तो जब मैं ये किताब लिख रहा था तो मैंने साइकोलॉजी भी स्टडी की। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी गोज इनटू प्रोटेक्टिव मोड। जब हम वजन कम कर रहे होते हैं तो बॉडी को नहीं पता होता कि ये इंटेंशनल वेट लॉस है, तो वो प्रोटेक्टिव मोड में चली जाती है। अगर हम सही डायरेक्शन में भी हैं तो इट टेक्स अबाउट 2 months एट लीस्ट फॉर द बॉडी टू रियलाइज कि नहीं इट्स इंटेंशनल। तो वजन इनिशियली जो लॉस होता है वो वाटर लॉस होता है। जो असल फैट लॉस शुरू होता है वो तकरीबन 2 महीने के बाद एवरेज शुरू होता है। तो वही मैंने किताब में मेंशन किया है कि अगर आप सही डायरेक्शन में भी हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, कम से कम 2 महीने के बाद से शुरू होता है। तो मोस्ट ऑफ अस नॉट नोइंग कि जी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टिव मोड में चली जाती है और वजन लॉस को रेजिस्ट करती है इनिशियली, और हम गिव अप कर देते हैं नॉट नोइंग दैट देयर इज एक्चुअली एक्स पॉइंट थ्योरी कि आप को वेट करना है, you know. So when the people who wait, they stay faithful, they lose weight. तो ये मैंने लिखा है। It's a very good question. It's an important point to know for the people कि अगर आप सही डायरेक्शन में भी हैं फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा। आसिफ साहब, एक तो ये बता दें सर कि जो व्यूवर्स हैं, जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनको ये भी बता दीजिएगा कि आपकी ये किताब मार्केट में आसानी से अवेलेबल है और वो ख़रीद सकते हैं जाके इसको। और दूसरा ये भी कि कोई एक मैसेज, कोई एक सादा डाइट प्लान कि जो अभी तमाम लोग जिसको अप्लाई करके, और जो लिखा है 1 पैक to 6 पैक, जी उस पर कैसे जा सकते हैं? जी ये Amazon पे अवेलेबल है, ग्लोबली सारी दुनिया में अवेलेबल है। और ये बिफोर आई फॉरगेट, ये इस बुक को मैंने बेसिकली कश्मीर और फ़लस्तीन के लोगों के नाम डेडिकेट किया, एंड आई होप इट विल हेल्प द कॉज। सेकेंडली ये अमेजोन पे अवेलेबल है, सारी दुनिया में अवेलेबल है, पाकिस्तान में, अमेरिका में, यूरोप में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पाकिस्तान में भी लोग इसको अमेजोन पे ऑर्डर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि सिंपल, आपने पूछा कि मैंने जैसे पहले बताया कि बेसिकली आप जितना भी डाइट चल रहा है आजकल वो बड़ा यूजलेस है, क्योंकि अगर आप देखें रिसर्च है कि 80% लोग जो है वो रीगेन कर लेते हैं वेट आफ्टर लूजिंग विद इन 1 year। इसका मतलब है कि जो डाइट आजकल इस्तेमाल हो रही है वो इस्तेमाल काम नहीं कर रही जी। तो ये जो डाइट है बेसिकली, आई हैव हेल्प्ड मेनी पीपल हियर। इसका मकसद ये है कि आपकी बॉडी को आपने फूड फ्री टाइम देना है, तकरीबन 14, 15, 16 घंटे आप जी बिल्कुल आसिफ साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त ये बात की कि ज़्यादातर लोग जो डाइट बनाते हैं वो सस्टेनेबल नहीं होते और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उनका मोटापा है वो दोबारा से वापस आ जाता है। और आसिफ मुश्ताक साहब ने जो किताब लिखी है वो यकीनन बड़ी मुफीद है। आप सब जो देख रहे हैं कमी हो जाती है अगर आप एकदम से ख्याल नहीं रखते और एकदम से डाइट प्लान को फॉलो नहीं करते। लेकिन आपने भी डाइट प्लान को फॉलो करना है, मैं भी करूंगी। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। आज दुनिया भर में कुत्ते के काटने से होने वाली मोहलिक बीमारी रेबीज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रेबीज दुनिया की 10वीं बड़ी बीमारी है जिसमें शरह मौत सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान रेबीज से होने वाली अमवात के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है। दुनिया में हर साल 59,000 अफराद रेबीज के सबब मौत के मुंह में चले जाते हैं। जी बिल्कुल, और रेबीज ऐसी बीमारी है जिसका ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। स्ट्रे डॉग्स, जितने भी गली मोहल्लों में आवारा कुत्ते हम देखते हैं फिरते हुए, वो जब काट लेते हैं तो उनके काटने से ये बीमारी फैल जाती है और फिर कई दफ़ा शिद्दत इख्तियार कर जाती है। और ये भी एक चीज़ है कि हर कुत्ते के काटने से नहीं, लेकिन 10 में से 2 कुत्तों में ये बीमारी जरूर पाई जाती है। तो इसी पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखें।
समेत दुनिया भर में रेबीज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का आगाज 2007 में इस मोहलिक तरीन बीमारी के बारे में शऊर पैदा करने और इसकी रोकथाम के लिए किया गया। इस साल रेबीज के आलमी दिन का थीम ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल है। रेबीज सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में इंसानों को मुतासिर करती है। ये बीमारी ज्यादातर जंगली हयात में पाई जाती है। तरक्की याफ्ता ममालिक में कुत्तों और बिल्लियों में वैक्सीनेशन की वजह से ये बीमारी पालतू जानवरों में बहुत कम है, ताहम कुत्तों में ये आम है। अगरचे रेबीज पर 100% काबू पाना मुमकिन है, मगर इसके बावजूद दुनिया भर में हर साल तकरीबन 60,000 अफराद इस बीमारी से मौत के मुंह में चले जाते हैं। लुइस पास्चर वो पहले साइंसदान हैं जिन्होंने रेबीज का इलाज और पास्चराइजेशन का अमल दरियाफ्त किया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर कुत्ता काट लेने के फौरन बाद कुछ एहतियाती तदाबीर कर ली जाएं, तो रेबीज जैसे मोहलिक मर्ज से बचा जा सकता है। तो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट ये, और साथ ही साथ एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी कि वो तमाम ख़वातीन और हज़रात जिनको पेट्स रखने का शौक़ है, वैसे ज़्यादातर तो लोग बाखबर होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी होती इस चीज़ की खबर, तो अपने जो पेट्स हैं, कुत्ते बिल्लियाँ, उनको फौरी तौर पर वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि उनकी अगर वैक्सीनेशन हुई होगी, अब जानवर है, जानवर ने काट थोड़ी ना देखना है, तो वो काट तो लेते हैं, तो अगर आपके जानवरों की वैक्सीनेशन हुई हुई है तो वो आप सेफ रहेंगे इस बीमारी से। और इसके साथ साथ ये कि मैं कहूँगी कि हम सबका ये अहम किरदार है कि हम जो टीवी चैनल पे काम कर रहे हैं उनका, और जो लोग किसी तालीमी इदारे में हैं या फिर किसी सेहत के इदारे में काम कर रहे हैं, वो एक अवेयरनेस रिपोर्ट दें हर किसी को, जिन लोगों को नहीं पता। इस पर बाकायदा कैंपेन होनी चाहिए जी कि ये जो बीमारी है बड़ी मोहलिक है, बड़ी ख़तरनाक है, और ये इसके काटने से कुछ ही दिनों में शख्स जो है वो पहले पानी से दूर भागता है, पानी से उसको खौफ आता है, और उसके बाद वो मौत के मुंह में चला जाता है। बिल्कुल, और जब ये इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, मतलब 100% इससे हिफाजत जो है वो मिल सकती है, बस आपने वैक्सीन लगवानी है उन पेट्स को जो आपके पास हैं। और वैसे मेरे ख्याल से इंसान अपने आप को भी वैक्सीन लगवा सकता है एंटी रेबीज की, अपने आप को भी महफूज करना एक अच्छी बात है जब अगर काट ले तो। जी बिल्कुल। और उसके साथ ये कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीनेशन जब भी आपको, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ठीक है आपको कुत्ते ने काटा है लेकिन आपको दांत नहीं लगे, तो मेरे ख्याल से कि आपको वैक्सीनेशन के बारे में पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए हर किसी को कि ये जो रेबीज है ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो जी हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ एक लेजेंड गुलकार मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सूफी म्यूजिक लोगों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। उनका ताल्लुक ओकाड़ा के कस्बे हवेली लखा के करीबी गांव सुलेमान की से है। उन्होंने 5 साल की उम्र में गाना शुरू किया। उनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा सूफी मज़ारात पर गाते हुए गुजरा है, और पटियाला घराने के राउंड का अली से मौसीकी की तालीम हासिल की है उन्होंने, और इसके साथ साथ हमेशा लोक तारा के साथ उन्होंने गाना गाया है। साज यकतारा जो है वो बजाते हैं, और इसके साथ ही वो गाना गाते हैं। 1989 में इन्होंने ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया, और इन्हें उस वक्त शोहरत मिली जब इन्हें 2006 की बेहतरीन BBC आवाज़ का टाइटल भी मिला, और वो ज़्यादातर बुल्ले शाह, शाह बदखशी, मोहम्मद कादरी, सुल्तान बाहू की शायरी को गाते हैं। इसके अलावा इन्होंने 2009 में रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में मुनक़िदा लोक मौसीकी के मेले में परफॉर्म किया, और 2007 में इन्होंने पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए का साउंड ट्रैक बनाने में मुआवनत की, जबकि 2011 में एक बरतानवी कॉमेडी ड्रामा फिल्म वेस्ट इज़ वेस्ट के लिए एक गाना गाया, और इन्होंने बरतानिया, जापान, आयरलैंड, कनाडा, नॉर्वे समेत कई ममालिक में अपने फ़न को मनवाया। इन्हें आगा खान म्यूजिक अवार्ड 2022 और तमगा बराए हुस्न समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया है। वो अहम शख्सियत साईं ज़हूर आज सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं। साईं बहुत शुक्रिया जी, सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया। आपके साहबजादे हमारे साथ रियासत अली साहब भी मौजूद हैं। वेलकम करते हैं आप। मौला पंचतन पाक बेटा कर्म की रखे, अल्लाह माँ बाप दे कदमां ते झुकण दी तौफीक आमीन। से तबीयत ठीक है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक ठाक है बेटी, मौला दा करम है, मुर्शिदां दी करम निवाजी है माशाअल्लाह, जिन्हां दी रह निवाई है। साईं वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਤੇ ਸਕਾਫਤੀ ਲਿਬਾਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਜੁੱਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਫਕਰ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ
तुसां दरबारां दा रुख कर लिया। कोई की कहानी है, की किस्सा होया? ਇਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖਾਬ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਇਹ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਖਾਬ ਦੇ वाह, ਹੱਥ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ। 6 ਭਾਈ ਸੀ, 4 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤਨੇ, ਜਾਂ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਜਾਗ ਉੱਗੜ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ। हर रोज का ख्वाबनामा 3 साल पूरा ये ख्वाब रहा। सेम ही ख्वाब आंदा रहा? पूरा ख्वाब 3 साल रहे। फिर माँ बाप ने डांटना, मुड़ ख्वाबनामे ले, ख्वाब दे तबीरा कटाइया, कोई दरबारा ते ले जाना भी इन्हू कुछ इन भूत है। वो टुरदे 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 साढ़े उस वक्त तहसील दीपालपुर जिला मिंट कुमरी होंदा सी। हिंदुस्तान ते पाकिस्तान इकट्ठा सी। ठीक। इस वक्त मेरी 86 साल उम्र है। माशाअल्लाह। ते उस वक्त तो जिला मिंट कुमरी वजदा सी, तहसील दीपालपुर सी। साडे तहसील दीपालपुर ते एक दरबार सी बाबा अहमद लांग दा। उस दरबार ते एक दरवेश रहिंदा सी। वो क्या करदा सी, रात तहज्जुद गुजारनी, उहदे च एक लफ्ज बोलदा सी, उठी गाफिल रात जो दंबड़ी है, उठी गाफिल रात जो दंबड़ी है, अज कोल ना वीर ते अंबड़ी है, ਇਹ ਉਹ ਰਾਤ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਲੰਬੜੀ ਹੈ। ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਕਲਮੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਦੂ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉਹ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਆ ਖਾਬ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਉਠੀਨਾ ਤਾਂ ਜਾਗ ਉਗੜ ਪਾਉਂਦੀ ਮੁੜ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨੀਂਦ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਕਨਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਯਕਤਾਰਾ ਵਜੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਯਕਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਯਕਤਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਂਝ ਬਣਾਇਆ ਲੱਕੜ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਚਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਰ ਹਲਾਈ ਰੱਖੀ। वाह वाह वाह। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਉ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇਦੀ ਬੂਟੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੂ, ਨਫੀ ਅਸਵਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਰਗੇ ਹਰ ਜਾਈ ਹੂ, ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮਚਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਆਈ ਹੂ, ਜੀਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਿਲ ਬਾਹੂ ਜਿਸਨੇ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਹੂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਸਾਈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਨਫੀ ਤੇਰੀ ਨਫੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਨਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਾਹ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕਲਾਮ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਸੇ ਕਲਾਮ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹਨਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹਾਏ ਵੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੱਕ ਬਾਊ ਪੀਰ ਪਾਇਆ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਹੱਕ ਬਾਊ ਪੀਰ ਪਾਇਆ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਅੱਖੀਆਂ ਰੁੰਨੀਆਂ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਰੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰੇ, ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਗੁੰਮਨ ਵਿੱਚ ਗੇਰੀ, ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਗੁੰਮਨ ਵਿੱਚ ਗੇਰੀ, ਵੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹਾਏ ਵੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ, ਵੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹਾਏ ਵੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਕੁਤਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ
सुल्तान कुतुब जमाने दा नजीब सुल्तान एक मेरी जिंद ते ओ दूजा मेरी जान एक मेरी जिंद ते दूजा मेरी जान पै गई फिकर विच मेरी वाह वाह वाह। जान पै गई फिकरां विच मेरी वे रब्बा तेरी रात मुक गई पुत्र के ये क्या बात। चीज ने एक तांग है ना ओ लगी रहंदी है हर साईं ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। मैं थोड़े ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਚ ਮਿਲੀ ਆਵਾਜ਼, ए बेटी बस ओ मुर्शिद दा कर ਅਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। अता है उन्हां ਕੀ ਬਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। कि जिस वक्त उन्हें आख्या मुड़ में वो दरबार फिरे ते जाके हाथ निकलदा सी ते ओ शरीफ उच गिलानिया च निकले यार ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਦੋ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਨਾ ਉਹ ਗਿਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬੁਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਮਖਤੂਮ ਸਾਹਿਬ ਬੁਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਲਾਨੀਆਂ ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਯਕਤਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸੁਣਾਈ ਰੱਖ ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? बेटी ये इंस्ट्रूमेंट तो आप शुरुआत की 10 साल मौसीकी सीखी है। ਠੀਕ ਠੀਕ। उस वक्त लाहौर दे विच इत्थे हयात अहमद खान जनरल सैकटरी सी मौसीकी दा, सैयद वाजिद अली शाह मौसीकी दा सदर हुंदा सी ਸਹੀ। लाहौर दा ते 10 साल उन्हां दी खिदमत कीती, 10 साल सिੱਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਤਰੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ।
क्या बात है वाह, जी, माशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है ਸਾਈਂ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 86 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, माशाल्लाह। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਗਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਉਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਹੈ, ਟੱਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਹੈ। आहा, ਤਹਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ माशाल्लाह। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਇਹ ਚਲਦੀ। ਮੂਸੀਕੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ग़ज़ा ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰ ਇੱਕ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ। ਇੱਕ ਕੇ, ਤਨ 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 ਇੱਕ ਮੂਸੀਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हाँ जी जी, जी ਇਹ ਰਾਗ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੇ जी। ਇਹ ਤਬਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਨ ਤਨ ਵੱਜਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ, ਉਹ ਤਨ 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 ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗ, ਹਰ ਹਰ ਸੁਰ ਨਿਆਰਾ, ਉਹ ਤਨ 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 ਵੱਜਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ, ਉਹ ਤਨ ਤਨ ਤਨ। वाह, ਤਿੰਨ ਤਾਰੇ ਜੀ, ਤਨ 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 ਵੱਜਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਰਾ। ਤਾਰਾ। ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗ, ਹਰ ਹਰ ਸੁਰ ਨਿਆਰਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤਨ 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 ਵੱਜਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ। ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰਬ ਹਯਾਤੀ, ਜ਼ਰਬ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਪਰਬਾਤੀ। ਤੁੰਬਾ ਗਹਿਰਾ ਅਥਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਤਾਰ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ। ਅੰਬਲ ਦੀ ਰਾਹ, ਮਿਜ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਰਕਤ, ਡਾਂਟੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਸਹਾਰਾ, ਤਨ 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 ਵੱਜਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪ ਬਣਾਵੇ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਅਪਰੰਪਾਰਾ, ਉਹਦੀ ਹੂਕ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦਾ ਆਪੇ ਚਾਰਾ। आहा, ਸੱਚੇ ਸੁਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੰਜਾਰਾ, क्या ਤਨ 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 ਵੱਜਦਾ एक तारा। साईं, ये इतना मुश्किल, इतने मुश्किल अल्फाज, ये किस तरह आपको याद रहते हैं? बेटी। क्योंकि मैं देख रही हूँ कोई डायरी नहीं है आपके पास जिसको देख के आप पढ़े हो। हम जवान हैं लेकिन हमें इतनी लंबी लाइनें इस तरह से याद नहीं रहती। बेटी कोई गुर दे हमें। देखो, एक मैं अनपढ़ जिहा बंदा नहीं नहीं, ते दुआ मैं शेर इसदा लिखना पे आपने बात की थी, उसदा मन जवाब नहीं ना पंदा। हाँ, अंबला सर छुटकारे हो सन, आहा, ते खलियां रासन जाती, लिया कोई शफेस वाला, ते जेड़ा रब ते नबी नू कासी। क्या बात। नेकी बदी ते तरकला तुल गई, ते जद रब ते अदालत मासी, हत्ते पैर गवाइयां देसन, उथे छपया कुछ ना रासी, रासी। वाह वाह वाह। अगे किए हो मेरी मेरी मेरी, हाय मेरी मेरी मेरी, साईं मेरी मेरी मेरी, मेरी मेरी मेरी, अजब जान मेरी, अजब जान मेरी, उलझन पड़ी ये जुल्फों में, दिल में ये बेड़ी पड़ी ये, मेरी मेरी मेरी, अजब जान मेरी।
ना तेरी खता है ना खंजर की कातल, ना तेरी खता है ना खंजर की कातल, अजल ही मेरे सिर पर आई खड़ी है। मेरी 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 अजबे जान मेरी, मेरी कब्र से ठुकरा हम वार कहे कर, मेरी कब्र से ठुकरा हम वार कहे कर, कहा कैसी रस्ते में ढेरी पड़ी, मेरी 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 अजबे जानू में पुत्रे। एक दिन जाना ते ओ ढेरी होनी, वक्त दा कोई पता नहीं कि किस वक्त होना। बेशक साईं, कोई नया कलाम आ रहा है थोड़ा? हाँ, नवे कलाम तो सुनाओ कैप्टन हाजी लियाकत साहब ने, कैप्टन है, पहले फौज का कैप्टन रहा, इस वक्त तो डीआईजी दी अपना प्रमोशन। अच्छा जी, ठीक ठीक। इंदा कलाम है, उनकी साईं दे कोल गवावांगा ते या मैं वेख्या इनदी किताब ते मैनू ये पता लग्या कि हकीकत इसने बड़ी बहुत सोहनी लिखी, बड़ी अच्छी ते बड़ी तारीफ है। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। मुर्शद कामल लब्बे ता गल बनदी ए, दीदारी लाई लब्बे ता गल बनदी ए, अल्लाह अल्लाह कर दिया अल्लाह मिलदा नहीं, मुर्शद आप मिलावे ता गल बनदी ए, वाह 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 जी, क्या बात है साईं ज़हूर साहब, बड़ा खूबसूरत ये कलाम आपने गाया है। और अब 3-4 इनके शहरबानों नए कलाम दुआ आ रहे करते हैं कि ये कलाम सुपर डुपर हिट जाए, बिल्कुल, और लोग सुने और लोग इससे सबक भी हासिल करें। तो नाजरीन, ये थे जी साईं ज़हूर साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने भी सेगमेंट को भरपूर एंजॉय किया होगा। लेकिन अब हमें जाना पड़ेगा ब्रेक पे। हाँ जी बिल्कुल। तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेल के मैदान से। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रॉक क्लाइंबिंग जैसा खतरनाक और मुश्किल खेल तेजी से फरोग पा रहा है और इसे आलमी मुकाबलों में बाकायदा तौर पर पहचान मिलना शुरू हो गई है। यही वजह है कि एशियन गेम्स में रॉक क्लाइंबिंग को बतौर गेम दूसरी बार शामिल किया गया है और इस मुकाबले में पाकिस्तान का 5 रुकनी दस्ता भी शिरकत कर रहा है, जिसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स गर्ल इकरा जलानी भी शामिल है। जी हाँ, और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इकरा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप बड़ी क्यूट सी और नाजुक सी नजर आ रही हैं मुझे, तो इस खेल का चुनाव किस तरह से किया आपने? क्योंकि खवातीन को तो अमूमन सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है, आप सिन्फ़े आहन वाली खेल खेल रही हैं। बिल्कुल, बस ये एक रैंडमली एक दिन एक वॉल क्लाइंब की और उससे ये शौक बढ़ता गया, फिर एक प्राइवेट क्लब ज्वाइन कर लिया, फिर अभी रिसेंटली जो हमारी नेशनल फेडरेशन अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ कांटेक्ट हो गया। उनके साथ 3 मंथ से एक ट्रेनिंग कैंप में मैं अटेंड कर रही थी, एक उनके साथ ट्रेनिंग कैंप में थी, और बस करते करते ये शौक बढ़ता गया और अब इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रही हूँ। जी बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक। इकरा, यही जानना चाहते हैं आपसे कि आप फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो कितनी तैयारी है और कब रवाना हो रही हैं आप? तैयारी पूरी है हमारी, अपना बेस्ट देंगे और इंशाल्लाह हम फर्स्ट को चाइना जा रहे हैं। ठीक है इकरा, मुझे ये बताइएगा कि ये इंटरनेशनल जो है ये आपका फर्स्ट टूर है?
जी बिल्कुल, ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर है। Very और इकरा nice. थोड़ा सा इस स्पोर्ट के बारे में बताएं जरा, आपने इसका चुनाव कैसे किया और अब तक आप कितनी बार इसमें पार्टिसिपेट कर चुकी हैं? अभी तक मैं 2009 से वॉल और रॉक क्लाइंबिंग जो है कर रही हूँ। अभी तक 25 डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स विन कर चुकी हूँ, नेशनल्स भी खेल चुकी हूँ, डिफरेंट सिटीज़ में भी जाके खेल चुकी हूँ और पाकिस्तान लेवल पे भी कॉम्पिटिशन्स खेल चुकी हूँ। और अभी जो है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई विल बी पार्टिसिपेटिंग इन स्पीड क्लाइंबिंग और इंशाल्लाह अभी एशियन गेम्स में जाएंगे और अपना बेस्ट दे के वापस आएंगे। इकरा, अगर बात की जाए इस खेल की तो कितना मुश्किल है ये बताइएगा जरा। बिल्कुल मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है क्योंकि इसमें आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ और आपकी लेग स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस स्पोर्ट को खेलने के लिए मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, जिम करना पड़ता है, आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना पड़ता है, आपको अपनी एंड्योरेंस बढ़ानी पड़ती है। जी इकरा, बिल्कुल हम देख भी रहे हैं, विजुअल्स आपके चल रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। खासा मुश्किल खेल है, स्टेमिना दरकार है और स्ट्रांग बॉडी भी चाहिए। लेकिन ये भी बताइएगा साथ साथ हमारे देखने वालों को कि ये महंगा खेल है, इसके लिए अच्छे खासे पैसे दरकार हैं, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको कोई स्पेशल बॉल भी चाहिए होती होगी। बिल्कुल महंगा खेल तो है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर जगह एक वॉल जिसके ऊपर हम क्लाइम करते हैं, ये काफ़ी जगह पाकिस्तान में बन गई है। KPK में काफ़ी वॉल्स हैं, लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं, कराची में हैं और छोटी छोटी जो सिटीज़ हैं इनमें अक्सर जो आर्मी के कैंप्स हैं उनके अंदर भी वॉल्स बनी हुई हैं। तो अगर आपने जाके कहीं पे प्रैक्टिस करना है तो फिर तो आपके पास वॉल है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस आपको खुद अपने घर में बनानी पड़े तो बिल्कुल ये एक बहुत महंगी खेल है। अच्छा इकरा, अगर बात की जाए फीमेल्स की या मेल की पाकिस्तान में, तो कितने लोग हैं जो अभी तक इस गेम को खेल रहे हैं? इसकी तरफ राग़िब हुए नौजवान तबका जो है। नौजवान बिल्कुल, मेल्स तो काफ़ी हैं और अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह फीमेल्स भी बढ़ती जा रही हैं। अभी भी फीमेल्स काफ़ी खेल रही हैं और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग जिम वगैरह के साथ प्रोवाइड कर रही हैं ताकि इस गेम में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। अच्छा इकरा, ये बताइएगा कि जब आपने पहली बार ये डिसीजन लिया कि आप वॉल क्लाइंबिंग का जो खेल है वो खेलना चाहेंगी और फिर आप इसको बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करना चाहेंगी, तो ये बताइएगा कि फैमिली से कितनी सपोर्ट मिली, पेरेंट्स कितने सपोर्टिव थे इस खेल को लेकर? फैमिली से बिल्कुल 100% सपोर्ट मिली। पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, पेरेंट्स ने कभी रोका नहीं, कभी मना नहीं किया। उन्होंने कहा जी ठीक है, आपका शौक है, आप करना चाहती हैं आप करें। अच्छा इकरा, मुझे बताइएगा कि आपकी एजुकेशन क्या है और पढ़ाई किस तरह आप मैनेज करती हैं इस खेल के साथ, और ये शौक है आपका और इसके साथ ये, क्योंकि हमने अक्सर सुना है और देखा भी है कि लड़कियां ऊंचाई से डरती हैं और आपने ये खेल जो चूज़ किया है बड़ा एडवेंचरस है ये। बिल्कुल, मैंने अपना मार्केटिंग में बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है और अब मैं जॉब कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं अपना, ये मेरा शौक तो है ही है लेकिन ये मेरा पैशन भी है, तो इसलिए इसको साथ साथ दोनों चीज़ों को बैलेंस रख के चला रही हूँ। वेरी नाइस या अजीम राना, ये पाकिस्तान का टैलेंट है और बिल्कुल। हम हमेशा पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो सुनो पाकिस्तान पर दिखाते हैं हमारी तरफ से और सुनो पाकिस्तान की तरफ से। इकरा जिलानी, आपको बहुत बहुत मुबारक और बेस्ट विशेस भी क्योंकि आप इंटरनेशनल खेले जा रहे हैं। हम आपके लिए खास दुआ करेंगे कि आप इंटरनेशनल एरिना पर जा रही हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, तो आप कोई बड़ा टाइटल लेकर आए। हम ये उम्मीद रखते हैं और हम ये भी उम्मीद रखते हैं हमारे नाज़रीन भी कि क्या अब हम ना ब्रेक पे जाएंगे। बिल्कुल, तो तब तक हम वापस आएंगे, लेकिन आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक करते हैं आपको एक अच्छी खबर के साथ। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है कि निगरान हुकूमत ने कौमी शाहराहों पर नेशनल रोमिंग सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके बाद कौमी शाहराहों पर मोबाइल सिग्नल्स का मसला जो था वो ख़त्म हो जाएगा। और निगरान वज़ीर IT की जानिब से भी कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनियों के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की पॉलिसी वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में पेश की जाएगी और तमाम बड़ी कंपनीज जो हैं सारिफीन को मोबाइल सर्विसेज की फराहमी यकीनी बनाएंगे। जो बड़ी शाहराहें हैं वहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर अब जो है वो बेहतर किया जा रहा है, रोमिंग को लेकर, नेटवर्किंग को लेकर। और 2 माह में हाईवेज पर जो लोगों को मसला होता था अब वो नहीं हुआ करेगा जी। 2 माह में इस पर अमल दरामद होगा और इस सहूलत के बाद सार्फिन हाईवेज पर मुख्तलिफ मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे।
वज़ीर आईटी की जानिब से भी कहा गया है कि जी आईटी के शोबे में बड़े मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं। अब हम और आलमी कंपनियों की शराकत से स्टार्टअप्स के लिए फंड्स की तश्कील, आईटी फ्रीलांसर्स को बिला सूद कर्जों की स्कीम, इसके अलावा 5000 ई रोज़गार सेंटर्स के क़याम का फैसला भी इसमें शामिल है। और हुकूमत जामियात में आईटी अप्रेंटिसशिप्स को ज़रूरी करार देने जा रही है, जबकि आईटी ग्रेजुएट्स के लिए जो सेंट्रलाइज्ड टेस्ट है उसका भी आगाज़ किया जा रहा है। तो निगरान वज़ीर आईटी जो है उमर सैफ, उनकी जानिब से बड़ा ही अच्छा इकदाम आईटी की जो हमारा शोबा है मुल्क का, उसको फ़रोग देने के लिए। बड़ी तेजी से हम हर रोज देखते हैं कि एक नई से नई खबर आ रही है और डेवलपमेंट हो रही है। इसकी बहुत ज़रूरत भी थी शहरबानो, हम लोग बिकॉज इतना टैलेंट है इस मुल्क में, तो क्यों नहीं उसको मुकम्मल तौर पर हार्नेस किया जा रहा। इस पर उमर सैफ की अक्सर मैं ये जिक्र करता हूँ जब भी इनका जिक्र होता है कि इनके जो एक्स अकाउंट है, जो ट्विटर अकाउंट है, उस पर ये इस हवाले से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं कि मुल्क में आईटी को लेकर जितना टैलेंट मौजूद है उसको सही तरह से वो डायरेक्शन नहीं दी जा रही। तो अब मेरे ख्याल से राइट डिसीजन जो है वो आईटी को अगर आप आगे बढ़ाएंगे, अगर यूथ आईटी में काम करेगी तो बड़ा बेहतरीन रहेगा। जी बिल्कुल। और अब तो हाईवेज पे जाते हुए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रोमिंग मिलेगी, सिग्नल्स मिलेंगे। 2 माह का वक्त है जी, 2 माह में आपको बेहतरीन सिग्नल्स मिलेंगे हाईवेज पे। तो अब प्रोग्राम चूंकि हमारा इख्तिताम की जानिब गामजन है, तो जाते जाते हम एक और अहम मौजू जो है उस पर बात करना चाहते हैं, और वो ये कि मुल्क में जो आशूबे चशम है, इसकी वबा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। हज़ारों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। सिर्फ पंजाब में 74,000 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में गवर्नमेंट ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज से 4 दिन के लिए स्कूल्स बंद कर दिए हैं, ताकि इस वबा को मजीद फैलने से रोका जा सके, जो एक एहसन इक़दाम है। और ये बहुत बढ़ती जा रही है। हम अपने ऑफिस में देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत से लोग इसका शिकार हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं इससे, और आंखों में तकलीफ होती है। बच्चों को भी छुट्टियाँ दे दी गई हैं और कहा गया है कि 2 से 3 छुट्टियों के बाद बच्चे आएँ, और अगर उसके बाद भी किसी बच्चे को अगर वायरस होता है तो उसके वालिदैन से कहा गया है कि बच्चे को जो है वो स्कूल मत भेजें, उसका ख्याल रखें। कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताइए। बिल्कुल, इस मर्ज के लिए हम लोगों ने 1-2 बार जो अपने सेगमेंट्स पे आई स्पेशलिस्ट हैं उनको बुलाया और जो माहिरीन हैं उनसे राय ली। तो उन्होंने जो डिटेल्स हमारे साथ शेयर की वो ये बताते हैं कि ये कंटेजियस है। आप इस दौर में, हाँ जी बिल्कुल, जब ये वायरल जो है वो अपने अरूज पर है, तो कोशिश करें कि अपनी आंखों को हाथ लगाने से परहेज करें, अपने हाथ बार बार धोएं, और खुदा ना खास्ता घर में अगर किसी को ये मर्ज हो जाता है तो चंद दिन के लिए, ये इतना डेंजरस नहीं है, पहले तो ये भी जान ले, ये जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन चूंकि वायरल इन्फेक्शन है तो थोड़ी सी एहतियात लाजमी है। और वक्ती तौर पे क्योंकि तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं जो दोबारा से हम एक दफ़ा बता देते हैं ताकि हमारे सुनने वालों को इससे फ़ायदा हो। आपने हाथ जो है वो धोना है, और कोशिश करें कि अगर किसी से हाथ मिला रहे हैं तो उसके बाद हाथ को ज़रूर धोएं। अगर किसी शख्स को आशोबे चश्म हो गया है तो उसके कपड़े और उसकी चीज़ें जो हैं वो अलग रखें। जो टिश्यू इस्तेमाल कर रहा है उसको डस्टबिन में मत फेंकें। उसमें कहा गया है कि या ज़मीन में उसको दफन कर दें, या उस कपड़े को या उस टिश्यू को आग लगा दें, और पानी का इस्तेमाल करें, और जो देसी टोटके हैं उनसे दूर रहें। हाँ जी बिल्कुल। और सबसे पहले तो अपनी आंखों को हाथ लगाना बंद करें। इंशाल्लाह चंद दिन में ये वबा वैसे भी खत्म हो जाएगी। स्याह चश्मे भी इस्तेमाल करें, वो अगर हो जाए आपको। हाँ जी बिल्कुल, शेड्स पहने। और इसी अच्छी बात के साथ और एहतियाती तदाबीर हमने पूरी कोशिश की कि अपने नाजरीन तक इन डिटेल पहुंचा सकें। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, और ये वबा हम ये दुआ करते हैं, ये उम्मीद भी करते हैं कि चंद दिनों में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। और अभी भी भरपूर हिम्मत और जज्बे के साथ इसका मुकाबला करेंगे। अपने चाहने वालों का, अपने घर वालों का, और जो आपके कलीग्स हैं उनका भी ख्याल रखें। और कल हम हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ और नई स्टोरीज के साथ और डिफरेंट गेस्ट के साथ। बिल्कुल। तो कल तक के लिए हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।